E55 हिंदी। जूलियन के चेहरे पर पसीने की एक बूंद टपक पड़ी जब उसने रूई और फियोना को एक दूसरे के सामने चिंतित तनाव के साथ देखा। सभी बच्चे एक बार के लिए चुप हो गए, दोनों प्रतिनिधियों को एक दूसरे के सामने देखते रहे, बिना पलक झपकाए। जूलियन ने मार्शल प्रतियोगिता को देखते हुए कई चमत्कार देखे थे। उसने मार्शल कलाकारों को एक के बाद एक जादुई चीजें करते देखा था। इसने उसके विश्व दृष्टिकोण को हिलाकर रख दिया। हालांकि उसने मार्शल आर्ट पर शोध करने वाली शोध टीमों के साथ काम किया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो इसके जैसा हो। हालांकि जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा, वह था उसके भाई का एक ऐसा पक्ष जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। रूई आमतौर पर बहुत खुशमिजाज था, लेकिन जब वह रिंग में उतरा, तो वह अविश्वसनीय रूप से डरावना और भयावह हो गया था। वह बहुत मजबूत भी था, क्योंकि वह फाइनल तक पहुंच गया था। फिर भी जूलियन भी काफी चिंतित हो गया जब उसने देखा कि रूई को उस राक्षस लड़की का सामना करना पड़ा जिसने उसके खिलाफ लड़ने वाले हर व्यक्ति को हरा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि रूई ठीक हो जाएगी। वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ऐसा महसूस करते थे। आपको क्या लगता है कि यह कैसे होगा? फे ने दर्शकों के एक अलग हिस्से में खड़े होकर पूछा। उसे बहुत कठिन संघर्ष करना होगा, हेवर ने शांतिपूर्वक कहा। केन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे यह स्वीकार करने में नफरत थी, लेकिन फियोना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वे एक ही उम्र के थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह उसे हरा सकता है। वास्तव में उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक मैच होने का एकमात्र कारण यह था कि केन के पास वर्ड सटेप तकनीक थी। उसने फे को नजरअंदाज कर दिया और उन दोनों को घूरता रहा। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने मैदान में नीचे निर्देश दिया। फियोना ने कोई हरकत नहीं की। हालांकि रूई को इसकी उम्मीद थी। उसने अपनी एड़ियां जमीन से ऊपर उठाईं, हल्के से उछला। यह एक ऐसा रुख था जो चपलता को सुविधाजनक बनाता था। शुरू करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हूश। फियोना ने एक पल में दूरी पार कर ली और रूई पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। हूश। रूई ने आसानी से उसके वार को टाल दिया और उसकी मुट्ठी टूट गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रूई उसके पहले वार को इतनी अच्छी तरह से झेल पाएगी। रूई ने न केवल उसके हमले को चकमा दिया, बल्कि घूमकर उसके चेहरे पर तेजी से वार किया। धमाका। उसने महसूस किया कि उसके खुद के हमले से कहीं ज्यादा तेज एक जोरदार झटका उस पर लगा। वह मुंह बनाकर खड़ा हो गया क्योंकि वह इन डाइवर्जेंस की मदद से मुश्किल से ही उस प्रभाव को कम कर पाया था। उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया। केवल फे ही उसकी ताकत को मात दे सकता था। ये तथ्य कि वह साधारण हमलों से उसके बचाव को भेद सकती थी, हास्यास्पद था। नेल भी ऐसा नहीं कर सकता था। पाओ पाओ पाओ। उसने उस पर कई वार किए। जब वह पीछे हट रहा था, तो रूई ने पीछे हटकर, जितना हो सके, वार को कम करने की कोशिश की और उनके बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की। फिर भी वह उस पर टूट पड़ी। उसके सिर पर एक जंगली घास का गोला फेंका, ताकि वह बेहोश हो जाए। हूश। रूई ने वॉइड एल्गोरिदम, प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट और फैंटम सटेप के संयोजन की बदौलत हमले से बच निकला। हालांकि उसके उन्नत दिमाग की भूमिका के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता। इन सभी के साथ मिलकर बेहद तेज प्रतिक्रियाएं हुई जो केन को भी कड़ी टक्कर दे सकती थीं। यहां तक कि फियोना भी इतनी तेज नहीं थी कि वह उसकी प्रतिक्रियाओं को उस तरह दबा सके जैसे उसने बाकी सभी को दबा दिया था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी उसका दिमाग उसकी सुरक्षा को मजबूत नहीं बना सका। उसकी आक्रामक शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसका हर एक वार उसके फ्लोइंग कैनन के बराबर था। धमाका। रूई ने मुंह बनाया क्योंकि एक शक्तिशाली झटका उसके गार्ड पर लगा, जिससे वह कुछ दूर जा गिरा। हर एक वार से बचने की कोशिश करना बेकार था, यह असंभव था। उसकी कच्ची गति बहुत अधिक थी, जो उससे भी अधिक थी। वह अपनी विशेष परिस्थितियों के साथ क्षतिपूर्ति करने में सक्षम था, लेकिन उस हद तक नहीं कि वह उसके आधे वार से भी बच सके। सभी की तो बात ही छोड़िए। केवल केन ही संभवतः उस अविश्वसनीय रूप से कठिन उपलब्धि को पूरा कर सकता था। पाओ पाओ पाओ। उसने उस पर कई वार किए। हर वार बहुत दर्दनाक था, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही समय में उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया था। फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हूश। धमाका। वह प्रेत कदम के साथ उसके आने वाले हमले को गलत दिशा में ले गया। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला किया, और उसने सबसे मजबूत फ्लोइंग कैनन को फेंक दिया जो उसके पास था। धमाका। जैसे ही उसने हमला रोका, वह थोड़ा दूर खिसक गई। आखिरकार, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये पहला वार था जो उसने साफ साफ उस पर किया था। यह एक तरह से उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रतीक था। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। वह बस उस पर भड़क उठी, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। हूश। वह एक बार फिर साफ तौर पर उससे बच निकला। पाव। दूसरा वार उस पर हुआ। वह मुश्किल से समय रहते उसे रोक पाई, जिससे वह बहुत हैरान हुई। उसने एक के बाद एक शक्तिशाली वार करते हुए हमला किया।
फिर भी सभी को आश्चर्य हुआ। वूश वूश वूश, रूई ने बेहतर तरीके से चकमा देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी हरकतों की सटीकता वास्तविक समय में बढ़ती गई, उसकी टाइमिंग और भी बेहतर होती गई। ऑलराउंडरों के साथ तालमेल बिठाना कभी आसान नहीं था, तो रूई यह कैसे कर पा रही थी? आपकी सामरिक लचीलापन नगण्य है, रूई ने सोचा। इससे आपके बारे में भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। चूंकि वह असाधारण रूप से मजबूत थी, खासकर अपनी उम्र के हिसाब से, वह सिर्फ अपनी तकनीकों के इस्तेमाल से जीतने की आदी हो गई थी। उसे खुद को और अपनी तकनीकों को यथासंभव सीधे तरीके से आजमाने की जरूरत थी। जब वह पूरी ताकत से खेलती थी, तो बहुत कम लोग उसका सामना कर पाते थे, और जो थोड़े बहुत थे, वे कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक पाते थे। ये हमेशा से ही पर्याप्त रहा है, विशेषकर उसके चरित्र के लिए। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर भी, यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, शायद उसकी एकमात्र कमजोरी। फिर भी यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसका फायदा उठाने के लिए व्यक्ति को काफी मजबूत होना पड़ता था। हालांकि, रूई दोषरहित नहीं थी। धमाका, उसने उसके गार्ड पर जोरदार लात मारी, जिससे वह दूर चला गया। उसे अपने अंदर एक अजीब सी अवज्ञा की भावना महसूस हुई। अपने से बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति से हारने का विचार उसे अच्छा नहीं लगा। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, ने जब ये सुना तो वह हल्के से मुस्कुराया। लेकिन जब उसने पहले से भी ज्यादा तेजी से वार किया तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। धमाका, वह दर्द से कराह उठा और फिसलकर दूर चला गया। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? वह हैरान होकर सोचने लगा। वह उसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण भाव देख सकता था, जो पहले वाले शांत भाव से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या उसने सचमुच खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था? यह विचार भयावह था। फिर भी रूई के मुंह पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने उसके व्यवहार में दृढ़ निश्चय महसूस किया। वह सबसे मजबूत थी, और फिर भी, वह मुस्कुराया। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में तनाव आ रहा था क्योंकि वह अपने छोटे शरीर से असीम ऊर्जा खींच रही थी। इसने उसे हिलाकर रख दिया जैसा कि उसने पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं किया था, उसे उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसी क्षण समय धीमा हो गया। दुनिया गायब हो गई। सब कुछ गायब हो गया। और फिर भी, वह वहां थी। एकमात्र चीज जो उसने देखी वह उसका सब कुछ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके भूरे बालों की सबसे छोटी लेटों से लेकर उसकी गोरी त्वचा के सबसे दूर के इंच तक। उसकी कोमल सुंदर विशेषताओं से लेकर उसके नीचे छिपी क्रूर शक्ति तक। उसने सब कुछ देखा। जैसे ही वह पूर्ण जागरूकता और एकाग्रता की स्थिति में पहुंचा, उसका मन एकाग्र हो गया। उस क्षण, वह इसे महसूस कर सकता था। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। आओ, उसने इशारा किया, जैसे कोई प्रेमी करता है। फिर भी वह उससे प्रेम नहीं करता था, वह शून्य था जिसे उसने उसके भीतर से खींच लिया था। रंबल, उसने कदम बढ़ाया। उसकी इस सरल हरकत की शक्ति से जमीन हिल गई। हूश, वह दर्शकों की नजरों से ओझल हो गई, और फिर भी। हूश, रूई ने उसके वार को ऐसे सहज तरीके से टाला जैसे किसी नर्म बहती धारा की कोमल धार हो। फिर भी, उसके शक्तिशाली हमले एक उग्र हिंसक नदी की तरह थे। धमाका, उसने उसके वार को रोक दिया क्योंकि उसने उसे बहुत शक्तिशाली झटका दिया था। रूई ने अपनी क्षति को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और वह इससे बाहर निकल गया। इसके बाद क्रूर हमलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि रूई ने अपनी असाधारण शक्ति से नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उस समय तक वह उसके कई वार झेल चुका था, उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर का हर इंच दर्द कर रहा था। हर हरकत से दर्द होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी त्वचा पर चोट के निशान थे। उसे जितना पता था उससे कहीं ज्यादा जगहों से खून बह रहा था। दूसरी ओर, फियोना को लगभग कोई खरोंच तक नहीं आई। एकमात्र हमला जिसने उस पर चोट छोड़ी, वह था उसका फ्लोइंग कैनन। उसके शस्त्रागार में एकमात्र ऐसा हथियार था जो उसे सचमुच चोट पहुंचा सकता था, वह था स्टिंगर। और वह ये जानती थी। और वह जानता था कि वह ये जानती है। और वह जानती थी कि वह जानता था कि वह ये जानती है। इसीलिए उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वह इसके बारे में सावधान थी, फिर भी उसे नियंत्रित करना नेल जितना आसान नहीं था। अगर उसने स्टिंगर लॉन्च करने की कोशिश की, तो वह आसानी से उसके पैर को रोक लेगी, बहुत तेज होगी, और शायद उसके कुछ करने से पहले ही उसे मौके पर ही तोड़ देगी। उसके पास केवल एक ही तुरुप का पत्ता बचा था। फिर भी, इसका उपयोग करना और भी कठिन था। लेकिन क्योंकि उसकी चाल बहुत ही तेज और फुर्तीली थी, इसलिए वह अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का अच्छा अवसर नहीं पा सका। धमाका, एक शक्तिशाली साइड किक उसके गार्ड में जा लगी और दूर खिसक गई। फिर भी, कुछ ही पलों में वह पहले ही उससे दूरी पार कर चुकी थी, और उसने कई हमले किए। हूश, रूई ने झुककर उनसे बचते हुए एक तेज घूमती हुई किक मारी, जिसमें वह अपनी पूरी क्षमता से बाहरी अभिसरण और महत्वपूर्ण दबाव का इस्तेमाल कर रहा था। बैम, उसका हमला उसके टखने पर ही रुक गया। वह उसे हिला भी नहीं सका।
धमाका। रूई बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को रोक पाया, क्योंकि एक ड्रॉप किक उसी स्थान पर लगी जहां वह कुछ क्षण पहले था। वह तुरंत घूमी और उस पर आक्रामक तरीके से झपट पड़ी, तथा उसने एक तीर से हमला किया, तथा अपनी छड़ी से उसे पकड़ने की कोशिश की, फिर अपनी अधिक शक्ति से उसे जमीन पर कुचल दिया। 100% फ्री स्टॉक एनालिसिस एंड शेयर प्राइस फोरकास्ट्स। AI ट्रेडिंग असिस्टेंट, एक्यूरेट स्टॉक एनालिसिस एट योर फिंगरटिप्स। लेकिन वह इतना समझदार था कि उसने उसकी कुश्ती की पेशकश को ठुकरा दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत, जो उसकी टालमटोल वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित थी, कम हो जाएगी, जबकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी शक्ति पर बहुत जोर दिया जाएगा। यदि वह फियोना से जूझना चाहे तो यह उसके मार्शल पद के लिए घोर अपमान होगा। हूश। वह एक और हमले से बचने में सफल रहा, क्योंकि उसके सिर पर लगी चोट से बहता खून उसके चेहरे पर पहुंच रहा था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, और मानो ये बात पहचानते हुए उसके पूरे शरीर ने सहयोग किया तथा उसकी स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। फिर भी अंत निकट था। फियोना को भी इसका एहसास हो गया था, क्योंकि उसने अपने हमले तेज कर दिए थे। पाओ पाओ पाओ। रूई ने भारी प्रहारों की बौछार की, फिर भी फियोना ने उन्हें आसानी से रोक दिया। धमाका। एक शक्तिशाली टक्कर ने उसे दूर धकेल दिया और वह दर्द से कराह उठा। उसने अपने दांत पीसते हुए अपने बचाव के लिए पैंतरेबाजी की मुद्रा में प्रवेश किया। उसे अपनी विकट स्थिति को कम करने के लिए ब्लिंक तकनीक का दुरुपयोग करने की असाधारण तीव्र इच्छा महसूस हुई। फिर भी वह अपने आवेगों को रोकते हुए आत्मनियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। कारण सरल था। सच कहूं तो वह उससे इतनी बेहतर थी कि ब्लिंक तकनीक भी उसे जीतने नहीं दे सकती थी। ये पर्याप्त नहीं था। यह एक मजबूत तकनीक थी, हाँ, लेकिन उसके पास कई मजबूत तकनीकें भी थीं। ब्लिंक अकेले ज्वार को मोड़ नहीं सकती थी। एकमात्र चीज जो संभवतः स्थिति को बदल सकती थी, वह थी ब्लिंक पर फैंटम स्टेप और स्टिंगर हमले का समय, जिसकी सटीकता और परिशुद्धता 99% से अधिक हो, जिससे उसे गंभीर और महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई जा सके। बस इतना ही था। उसके पास और कुछ नहीं था। फिर भी फियोना का उसके लिए जीवन आसान बनाने का कोई इरादा नहीं था। वह झुकी हुई थी और उसके पैरों की मांसपेशियां इतनी तनी हुई थीं कि वे मुड़े हुए स्टील के तारों के बंडलों से भी ज्यादा तनी हुई थीं, जो अकल्पनीय मात्रा में शक्ति से भरी हुई थीं। यहां तक कि उसकी नसें भी उभरी हुई थीं, जो उस ऊर्जा को रोक पाने में असमर्थ थी जो उसने इकट्ठा की थी, और उसका चेहरा प्रयास से कांप रहा था। जो कुछ घटित हो रहा था उससे हर एक व्यक्ति उत्तेजित हो गया। और भी, जो होने वाला था। धमाका। रूई की अंतःप्रज्ञा चीख उठी, जब उसने रूई की ओर आक्रमण किया और अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ ही क्षणों के लिए, उसकी शक्ति प्रशिक्षु क्षेत्र से भी अधिक हो गई। धमाका। हमला रूई के कमजोर पेट पर हुआ, जिससे उसके शरीर में एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। उसने इलास्टिक शिफ्ट, अक्यूट एज और इनर डाइवर्जेंस के साथ जितना संभव हो सके उतना प्रभाव कम करने की पूरी कोशिश की। फिर भी ये बहुत अपर्याप्त था। रूई ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे इतनी पीड़ा का अनुभव हुआ जो उसने स्टिंगर तकनीक के कंडीशनिंग प्रशिक्षण के बाद से कभी नहीं किया था। जब वह अखाड़े में फेंका गया तो उसके शरीर की हर कोशिका में दर्द हुआ। जब वह अखाड़े में एक पेड़ से टकराया तो उसकी त्वचा के बड़े हिस्से उबड़ खाबड़ जमीन से कट गए। फिर भी, इसके बाद उसने जो किया, उससे उसके क्षत विक्षत रक्तरंजित शरीर को देखने वाले लोग हिल गए। वह मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पकड़ा। उसने फियोना की आंखों में एक भयावह आनंदित मुस्कान के साथ देखा, जो उसके क्षत विक्षत खूनी चेहरे को चीरती हुई निकल रही थी। फियोना को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई जब उसने उसकी गहरी रक्तवर्ण आंखों में देखा। तभी, और केवल तभी, दर्द शुरू हुआ। छींटे छींटे छींटे। उसकी गर्दन से खून बह रहा था, जिसे देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फियोना ने बिना समझे ही बड़बड़ाया। उसका शरीर दर्द को दबाने वाले एंडोर्फिन से संतृप्त था, जो मानव शरीर स्वाभाविक रूप से अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में जारी करता है। लेकिन जल्द ही वास्तविकता ने उसे जकड़ लिया। उसने तुरंत अपना हाथ अपनी गर्दन पर दबाया, जिससे रक्त का प्रवाह रुक गया, तथा जो कुछ उसने महसूस किया उससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक छेद, उसकी गर्दन में छेद। उसने आश्चर्य से रूई की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हा हा हा। वह बेतहाशा हंसा। गिरना। उसने अपना एक पैर जमीन पर रखा। गिरना। जल्द ही दूसरा पैर भी उसके पीछे आ गया। उसने पेड़ को पकड़ लिया और खुद को ऊपर खींच लिया। उसे खड़े होने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसका शरीर अस्त व्यस्त था। अगर वह उसी क्षण गिर पड़े तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और अभी तक, वह कमजोर मुस्कान के साथ अपना रुख अख्तियार कर लिया। वह ठीक उसी स्थान पर था जहां वह होना चाहता था। आओ, उसने आवाज लगाई। लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम में से कोई गिरेगा। वह अविश्वास और आश्चर्य से उसकी ओर देखती रही। यदि फियोना को पता होता कि उस समय हमला करने से उसकी गर्दन में पैर के अंगूठे के बराबर छेद हो जाएगा, तो वह ऐसा नहीं करती। लेकिन उसने ऐसा किया और परिणामतः ऐसा हुआ।
रूई ने अपने दाहिने पैर पर वजन डालकर स्टिंगर के प्रति उसकी सावधानी को खत्म कर दिया था, जिससे उसे लगा कि वह उसे हिलाने वाला नहीं है और उसके दिमाग में यह एक खतरे के रूप में खत्म हो गया। और जब हमले के दौरान समय पर पलक झपकाई, तभी उसने स्टिंगर चलाया। किसी व्यक्ति की सुरक्षा उसके हमले के समय सबसे कमजोर होती है। रूई ने एक धैर्यवान शिकारी की भूमिका निभाई थी, जो हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। और फिर भी, पहले कभी न देखा गया तुरुप का पत्ता और उसकी अपनी मानसिक कमजोरी दोनों ही अपने आप में पर्याप्त नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नहीं, इसके लिए बलिदान की जरूरत थी, एक बलिदान जो रूई को देना था। एक बलिदान जो उसने दिया। उसने रक्षा का त्याग किया क्योंकि उसने स्टिंगर को तेजी से, जोर से और गहराई से उतारने के लिए अपनी सुरक्षा को त्याग दिया। यह उनके महत्वपूर्ण ब्लिंक स्टिंगर को सफलतापूर्वक उतारने की कीमत थी। ये बहुत महंगा दाम था। उसे पक्का यकीन था कि उसकी कम से कम कुछ पसलियां टूट गई हैं। उसका खून बहना तेज हो गया था। उसकी त्वचा कई जगहों से फट गई थी। उसके शरीर पर हर जगह चोटें लगी थी, यहाँ तक कि उसके अंडकोश भी चोटिल हो गए थे। फिर भी, ये व्यर्थ नहीं गया। कैरोटिड धमनियां और जुगुलर नसें बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त पहुंचाती हैं। इसके अलावा, वे रक्त को किसी साधारण अंग तक नहीं, बल्कि सभी अंगों में से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और रूई ने उनमें से लगभग आधे को अपनी गर्दन से काट लिया था। तो क्या हुआ अगर उसकी कुछ पसलियां टूट गईं? तो क्या हुआ अगर उसकी त्वचा फट गई? तो क्या हुआ अगर उसके खुले घावों से खून बह रहा था? चोट लगी क्या? हाँ, यह इतना दुखदाई था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी वह इसे सहन करने के लिए तैयार था। अब वह उसे उसी स्तर पर ले आया था। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह उसे धीरे धीरे कुचल सके। रूई को बस उससे अधिक समय तक टिके रहने की जरूरत थी। जब तक वह ऐसा कर सकता है, वह जीत सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि वह सफल हो पाएगा या नहीं। ये सही है, उसने अस्थिर भाव से कहा, जैसे वह लड़खड़ा रहा था और उसका संतुलन बिगड़ने लगा था। मुझे बस टिके रहने की जरूरत है। आखिरी, उसकी सांसें और तेज हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काफी देर तक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, अंधेरा छा गया। लड़ाई नहीं है। उसके हाथ ढीले पड़ गए और वे असहाय होकर लटकने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऊपर गिरना, वह अपने ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। डॉट डॉट डॉट। वह नहीं उठा। एक भी व्यक्ति हिलता डुलता नहीं था। अनगिनत लोग अपार उत्साह और प्रत्याशा के साथ कोलोसियम में एकत्र हुए थे। फिर भी, वे सभी ठिठक गए। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग प्रतीक्षा करते हुए अनंत काल बीत गया। रूई क्वारियर के उठने का इंतजार किया। और अभी तक, विजेता, प्रतिनिधि फियोना रोशेम। रेफरी ने घोषणा की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यह आपके लिए है दोस्तों। फियोना रोशम ने फाइनल तक अपनी दृढ़ता बनाए रखी, प्रतिनिधि रूई क्वारियर को हराकर 27वीं मार्शल प्रतियोगिता की मार्शल चैंपियन बनी। NO12BN.C उनकी उत्साहित आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, तथा बैंड और जश्न के पटाखे जलने लगे, जिससे लोग अपनी कल्पना से बाहर आ गए। चिकित्सक बहुत पहले ही रूई और फियोना की ओर दौड़ पड़े थे, और प्रारंभिक स्थिरीकरण के बाद उन्हें चिकित्सा क्वार्टर में ले जाकर उपचार शुरू कर दिया था। फियोना को एक ही उपचार औषधि दी गई थी, जबकि चिकित्सकों ने उसके घाव पर दबाव डालने का काम अपने हाथ में ले लिया था। दूसरी ओर रूई को चिकित्सकों ने घेर रखा था, जो उसके रक्तस्राव को रोकने के लिए तीव्र गति से काम कर रहे थे, तथा वे दबाव कम करने वाली गैसीय औषधियों को मास्क जैसे दिखने वाले चिकित्सा श्वास सहायक उपकरणों के माध्यम से उसके फेफड़ों में जबरन पंप कर रहे थे। जल्द ही, उसकी त्वचा और मांस ठीक हो गए, उसके बाद उसकी पसलियां, हड्डियां और मांसपेशियां भी ठीक हो गईं। आखिरकार उनमें रक्त का पुनर्जनन भी पूरा हो गया। उसके बाद ही उसकी त्वचा ने अपना स्वस्थ रंग वापस पाया। फिर भी उसने बहुत बाद तक अपनी आंखें नहीं खोलीं। औषधियों ने उसे ठीक कर दिया होगा, लेकिन वह बहुत गहरे स्तर पर थका हुआ था। मार्शल कॉन्टेस्ट के दौरान इस हद तक तनावग्रस्त और तनावग्रस्त होने के बाद उसके शरीर और दिमाग को स्वाभाविक रूप से आराम की जरूरत थी। औषधियों ने शरीर को बहाल किया, लेकिन उन्होंने इसे धक्का भी दिया। रूई क्वारियर ने जो कुछ भी सहा था, उसे देखने के बाद कोई भी उसे धक्का नहीं देना चाहता था। धीरे से अपनी आंखें खोलीं। साफ आसमान उसकी नजरों के सामने आ गया। उनकी भौहों पर बल पड़े। वह कहाँ था? वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आगे की ओर देखने लगा, आंखें सिकुड़ते हुए उसने खुद को ढाल लिया। एक खूबसूरत परिदृश्य जहां तक नजर जा सकती थी, फैला हुआ था, जब वह उस लुभावने दृश्य को देख रहा था, उसकी सुंदरता की सराहना कर रहा था। लेकिन वह अभी भी उलझन में था। वह पीछे मुड़ा और अपने पीछे जो कुछ था उस पर नजर डाली, फिर भी उसने जो देखा उससे वह अंदर तक हिल गया। उसे एक रास्ता दिखाई दिया। एक गहन गहराई वाला मार्ग। वह एक मार्ग पर था। फिर भी जिस चीज ने उसे झकझोरा वह स्वयं मार्ग नहीं था। नहीं, जिस बात ने उसे सचमुच हिलाकर रख दिया, वह थी रास्ते में आने वाली खतरनाक विपत्तियां। राक्षस, भूकंप, उल्कापिंड, भूमि विराम, विनाशकारी आपदाओं की बाढ़ उसके रास्ते में आ गई।
यह एक भयावह दृश्य था जिससे आदिम भय उत्पन्न हो गया। और फिर भी इसने विस्मय को प्रेरित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने भय के बावजूद वह उस रास्ते में गहन असीम सौंदर्य देख सकता था। रास्ता उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था, मंत्रमुग्ध कर रहा था, उससे कुछ कह रहा था। ये वह रास्ता था जिस पर वह चलना चाहता था। NO12BIN.C और फिर भी जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा तो दुनिया अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। वह अचानक चौंक कर उठा और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। उसने चारों ओर नजर घुमाई और तुरंत अपने अनुचर प्रशिक्षकों को देख लिया। वह आंखें सिकोड़कर हतप्रभ पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसे यह याद करने में कुछ पल लगे कि क्या हुआ था। फिर वही सपना, उसने मन ही मन सोचा। रुको, मेरी माचिस का क्या हुआ? जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वे दोनों एक क्षण के लिए चुप हो गए। तुम हार गए, स्क्वायर कायरी ने उसे सीधे सीधे भावशून्यता से कहा। तुमने स्टिंगर से उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन उसके आखिरी वार से तुम्हें जो नुकसान हुआ वह सीमा पार कर गया था। तुम 15 सेकंड बाद ही बेहोश हो गए। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। रूई ने आंखें बंद करते हुए आह भरी। वह भावशून्य था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपार निराशा और हताशा छुपा रखी थी। उसने उस लड़ाई में अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसका सब कुछ भी काफी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए गहरी सांस छोड़ी। अगर यह किसी तरह की सांत्वना है, स्क्वायर डायलन ने कहा, तुम्हारा प्रदर्शन मेरी हर उम्मीद से बढ़कर था। तुम 2 साल के मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं हो और तुम एक ऐसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ गए जो 6 साल से तकनीकों की खेती कर रहा है। हर तरह से, हर संभव पैरामीटर में तुम्हारे खिलाफ हालात थे, फिर भी तुम न केवल उसे पूरी ताकत से धकेलने में कामयाब रहे बल्कि उसे एक गंभीर घाव दिया जिससे उसे मैच हारने का खतरा था। सच कहूं तो वह अंत में थोड़ी भाग्यशाली भी रही। स्क्वायर कायरी ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। याद रखो कि मैंने तुम्हें प्रारंभिक प्रतियोगिता से पहले क्या कहा था। तुम्हारा मार्शल पथ मार्शल प्रतियोगिता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये तुम्हारे जीवन में केवल एक चेक पॉइंट है। इसे अपनी यात्रा में रुकावट या बाधा न बनने दो। तुम एक दिन ऐसी शक्ति प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्क्वायर कायरी ने ये शब्द निश्चितता के साथ कहे थे। फिर भी वह झूठ नहीं बोल रही थी। ये तथ्य कि रूई 14 वर्ष की आयु में ही स्क्वायर उम्मीदवार बनने के आधे रास्ते पर था, वास्तव में आश्चर्यजनक था। इसके अलावा उसने अपनी कम उम्र में स्क्वायर उम्मीदवारी की कठिन और अधिक महत्वपूर्ण शर्त पूरी कर ली थी। अपने युग में उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था, फिर भी वह भी उनकी गहराइयों को नहीं समझ सकी। शून्य लाने वाला, उसने सोचा, कितना उपयुक्त है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप दोनों का धन्यवाद। हालांकि मैं इस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, उन्होंने गंभीरता से कहा। इसके बजाय यह असफलता मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगी। वह अपने हाथों को घूरता रहा और उसकी उदासी को चीरती हुई एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मार्शल प्रतियोगिता ने उनके इस विश्व दृष्टिकोण को तोड़ दिया था कि क्या संभव है और क्या नहीं। इसने मार्शल आर्ट की क्षमताओं के बारे में उनके दृष्टिकोण को विस्तृत किया। जब उसने उन सभी तकनीकों के बारे में सोचा जिनमें वह अपने अगले प्रशिक्षण चरण में निपुणता हासिल करेगा तो उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी काली आंखें पहले ही अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर लालच भरी निगाहों से देख रही थीं। तारांकन। फियोना एक कुर्सी पर बैठी हुई अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, और उसकी नज़र वरगार्ड नामक जीवंत और हलचल भरे शहर पर पड़ी। कुछ दूरी पर एक मेज पर एक शानदार चमकता हुआ कप रखा था, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह एक सम्मान और असीम प्रतिष्ठा की बात थी, फिर भी उसे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। वह बहुत चिंतित मनोदशा में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। नहीं, वह जानती थी कि वह क्या महसूस कर रही है। वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि वह क्या महसूस कर रही है। मैच समाप्त होने के कुछ ही देर बाद उन्हें मार्शल चैंपियन घोषित कर दिया गया और उन्हें कप दे दिया गया तथा भीड़ उत्साह और तालियों से गूंज उठी। दस्तक दस्तक, अंदर आइए, उसने ध्यान भटकाते हुए कहा। मिस, उसके बटलर ने सिर झुकाया। यह क्या है? गुरु जी ने तुम्हें बुलाया है, उसने गंभीरता से कहा। फियोना ने बस सिर हिला दिया, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह उसे विदा करते हुए रोशम परिवार की हवेली के केंद्र की ओर चली गई। केंद्र की ओर, जहां ऋषि डैमियन रोशेम का अध्ययन था। उसने दस्तक देने से पहले अपने मन को मजबूत करते हुए गहरी सांस ली। दस्तक दस्तक, कुछ नहीं हुआ। जब तक ऐसा नहीं हुआ, दरवाजे धीरे धीरे खुले, अशुभ रूप से। तत्काल ही उसने अपने दांत हल्के से पीस लिए, क्योंकि उस पर बहुत अधिक दबाव था, तथा धमकी दी जा रही थी कि यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हुई तो उसे कुचल दिया जाएगा। वह अंदर चली गई और उसकी नज़र कमरे के बीच में बैठे हुए व्यक्ति पर पड़ी। फियोना, वह एक शब्द बुदबुदाया। फियोना की आंखें अस्थिर रूप से फड़क रही थीं, वह होश में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी।
एक शब्द, और उसने महसूस किया कि उसके ऊपर असीमित दबाव डाला जा रहा है। एक शब्द, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो आकाश ही उसके ऊपर आ गिरा हो। एक शब्द, और उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना का मूल टूट रहा है। एक शब्द, पिताजी। वह मुश्किल से बोल पाई क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। आकृति ने उसकी ओर देखा। आह, मुझे बहुत खेद है। जल्द ही उसके मन का बोझ गायब हो गया और वह सांस लेने के लिए घुटनों के बल गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मेरे प्यारे बच्चे। उसने धीरे से दुख से कहा, खुद पर दबाव डालने से सावधान। मेरे लिए अपने मन की हर बात को रोक पाना मुश्किल है। कभी कभी मैं अपनी बात का थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर निकाल देता हूँ, जैसे कि अभी। वह उठ खड़ी हुई और उसे घूरने लगी। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन ऐसा हर बार होता है। ओह डियर, डेमियन ने धीरे से आह भरी। पिताजी सच में बहुत दुखी हैं। आओ, तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाते? मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो, मैं 15 साल की हूँ। उसने शिकायत करते हुए कहा। जैसे ही वह उठकर अपनी बेटी के पास गया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। मार्शल कॉन्टेस्ट जीतने पर बधाई। वह प्यार से मुस्कुराया और उसके भूरे बालों को सहलाया, उसे धीरे से थपथपाया। मुझे तुम पर गर्व है। फियोना ने उन शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। असंतुष्ट, उसने एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शायद, उसने जवाब दिया। आप क्या महसूस करते हो? मैं जानना चाहती हूँ, उसने कहा। वह उसका इंतजार करता रहा और उसके सिर को सहलाता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं जानना चाहता हूं कि उसे और उसके जैसे लोगों को युद्धपथ पर चलने के लिए क्या प्रेरित करता है। NO12BIN.C ओम। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जब उसे वह तीव्र दृढ़ संकल्प याद आया जो उसकी रक्तिम आंखों में चमक रहा था, जबकि वह बेहोश हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ये रास्ता सचमुच चलने लायक है? उसने पूछा, और उसकी आंखों में तीव्र जिज्ञासा झलक रही थी। कौन जानता है? वह मुस्कुराया। क्या ऐसा है? उसकी आंखें आश्चर्य और असमंजस से भर गईं। क्या ऐसा नहीं है? उसने पूछा। क्या यह मेरे ऊपर निर्भर है? उसने पूछा, हंसते हुए। क्या तुम सच में जान सकते हो जब तक कि तुम खुद उस रास्ते पर न चलो? इस प्रश्न पर वह चुप रही। तारांकन। रूई तुरंत मार्शल अकादमी वापस लौट आया। सबसे पहले उसने अपने सभी दोस्तों से मुलाकात की। आपका स्वागत है, फे ने कहा। आपने कमाल कर दिया। इयान को थप्पड़ मारने का अच्छा काम किया। केन ने उसे अंगूठा दिखाया। आपका प्रदर्शन सराहनीय था, हेवर ने शांतिपूर्वक उससे कहा। चलो लड़ें। नेल उत्साह से मुस्कुराए। आखिरी राउंड काफी करीबी था, डेलन ने उससे कहा। फियोना को इतनी दूर तक धकेलने के लिए अच्छा काम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने उनके साथ बातचीत करने, एक दूसरे से बातचीत करने और हंसी मजाक करने में काफी समय बिताया। हे, अच्छा काम, वर्ड ब्रिंगर। केन ने व्यंग्य किया। रूई ने उसे घूरकर देखा। धन्यवाद, मायावी हवा। रुको, उसे किसने बताया? केन की आंखें बड़ी हो गईं और वह निराश हो गया। हाँ, तुमने सोचा था कि तुम इसे मुझसे छिपा सकते हो, है ना? रूई हंसी। तभी एक स्टाफ सदस्य ने उसे आवाज दी। प्रशिक्षु रूई क्वारियर, उसने संबोधित किया। प्रधानाध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं। रूई ने सिर हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। उन्होंने उसे अलविदा कहा और वह हेडमास्टर के दफ्तर की ओर चल पड़ा। वह जल्दी से विशाल दरवाजे के पास पहुंचा और उनके खुलने का इंतजार करने लगा और उसके बाद अंदर दाखिल हुआ। हेडमास्टर, रूई ने उस व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सिर झुकाया जो मार्शल पावर की एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच चुका था। उसके मन में जो भारी बोझ था, उसने उस इशारे को और भी आसान बना दिया। बधाई हो, रूई क्वारियर। हेडमास्टर अरोनियन मुस्कुराए। आपका प्रदर्शन सराहनीय था। आपने न केवल खुद पर बल्कि मार्शल अकादमी की इस शाखा पर भी उपकार किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद, प्रधानाध्यापक, रूई ने उत्तर दिया। वापस आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रधानाध्यापक ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उत्साहित, रूई ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। मैं भले ही हार गया हूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो पहले जीत का पीछा करता है। जीत और हार मेरे मार्शल पथ के अनुसरण के परिणाम हैं, और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। मार्शल प्रतियोगिता ने मार्शल आर्ट के बारे में मेरी दृष्टि का विस्तार किया है। मैं अपनी फ्लोइंग वर्ड शैली का विस्तार करना चाहता हूं जब तक कि यह परिपक्व न हो जाए और उस आकार तक न पहुंच जाए जो मेरे आदर्श दृष्टिकोण जैसा है। ऐसा करने पर, मैं एक स्क्वायर उम्मीदवार बन जाऊंगा और मैं अपने मार्शल पथ पर और भी आगे बढ़ जाऊंगा। हेडमास्टर अरोनियन उन शब्दों पर मुस्कुराए। रूई का अपने मार्शल आर्ट और मार्शल पाथ पर एकाग्र ध्यान और दृढ़ता उनकी अपेक्षा से भी अधिक शुद्ध थी। उन्होंने रूई को बुलाया था, उम्मीद थी कि वह उदास अवस्था में होगा, लेकिन इसके बजाय रूई ने पहले ही खुद को चुन लिया था और आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सच में, यह विश्वास करना कठिन है कि वह केवल 15 साल का है। उसने मन ही मन सोचा।
रूई इतनी बड़ी हार के बाद अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्वता नहीं दिखा रहा था। मार्शल कॉन्टेस्ट प्रशिक्षु छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मार्शल कॉन्टेस्ट के अंतिम दौर में हार जिसने उन्हें असाधारण प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हासिल करने के अवसर से हमेशा के लिए वंचित कर दिया, आमतौर पर कम से कम उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए भारी आघात होता। लेकिन रूई को बिना किसी मार्गदर्शन के ये समझ में आ गया कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, अनुभव से क्या हासिल किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए। उसी समय हेडमास्टर अरोनियन को एक पूर्वाभास हुआ। ये बच्चा उच्चतर क्षेत्र में कदम रखेगा। उसे कोई संदेह नहीं था। ये सुनकर राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? आदर्श रूप से, मैं प्रशिक्षण शुरू करना चाहूंगा, रूई ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास कोई भी मार्शल क्रेडिट नहीं है, इसलिए मैं अधिक मिशनों पर काम करूंगा और अपने अगले दौर के प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में क्रेडिट इकट्ठा करूंगा। मैं समझता हूं। मैं सहमत हूं। मिशन मार्शल दुनिया के बारे में आपकी समझ को व्यापक बनाते हैं। आपकी उम्र में अधिक से अधिक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना आपको मार्शल अप्रेंटिस के रूप में पोषित करेगा। इसके अलावा, मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आपका मूल्यांकन ग्रेड 5वीं से ग्रेड 7 तक बढ़ा दिया गया है। हेडमास्टर अरोनियन ने बताया, आप ऐसे मिशन करने में सक्षम होंगे जो आपको मूल्यवान वास्तविक युद्ध अनुभव प्रदान करेंगे। इस स्तर पर, आप मंटियन क्षेत्र के बाहर मिशन करना शुरू कर सकते हैं और मिशनों में उच्च स्तर के खतरे का अनुभव कर सकते हैं। रूई की भौहें उत्सुकता से ऊपर उठीं। अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी मिशनों के बारे में क्या? हेडमास्टर अरोनियन ने कुछ देर रुककर सोचा। आमतौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मिशन आमतौर पर 8वीं से 10वीं कक्षा तक के होते हैं। लेकिन आपकी वर्तमान कक्षा में यह असंभव नहीं है। अच्छा, ऐसा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी मिशनों से दूर रहने की सलाह दूंगा। हेडमास्टर अरोनियन ने उसे तीखी नज़र से कहा। ऐसा क्यों, अगर मैं पूछ सकता हूँ? रूई ने उत्सुकता से उत्तर दिया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी, वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह समझ गया है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय मिशन ज्यादा खतरनाक होते हैं, उन्होंने जवाब दिया। कंड्रियन साम्राज्य के भीतर, कंड्रियन मार्शल यूनियन के पास बहुत ज्यादा नर्म और कठोर शक्ति थी, जिसका मतलब है कि कुछ हद तक आपके पास एक निश्चित मात्रा में अप्रत्यक्ष सुरक्षा और सहायता है। हालांकि, एक बार जब आप कंड्रियन साम्राज्य छोड़ देते हैं, तो मार्शल यूनियन की शक्ति काफी कम हो जाती है। आप एक बड़ा बोझ उठा रहे हैं।